क्लास है। Namaste students, good morning to all. Today I am going to give you the solution of online test held on 19/8/2020. 19th टेस्ट है ना, 19वां टेस्ट 15 अगस्त 2020 को स्वतंत्रता दिवस के दिन जो तो आपका टेस्ट हुआ है ना, उसका मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ। 19वां टेस्ट आपका, ठीक है बेटा। बेटा पहला क्वेश्चन मैंने 3 क्वेश्चन पहले से ही आपके बोर्ड पर लिख दिया है सॉल्यूशन कर करके कि टाइम थोड़ा सा कम लगे। पहला क्वेश्चन में आपका है ए बॉडी अटेन्स ए हाइट इक्वल्स टू ए रेडियस ऑफ अर्थ व्हेन प्रोजेक्टेड फ्रॉम अर्थ सरफेस। वेलोसिटी ऑफ बॉडी बताओ विथ विच इट वाज प्रोजेक्टेड। एक धरती से हम फेंके है ना, तो तुम कहोगे सर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे, धरती के सरफेस पर जितना एनर्जी होना चाहिए उतना ही होना चाहिए सर जब 2r पर पहुंचा तब। तो 2r पर जब पहुंचा तो वहां आपका काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया। आप कहोगे सर यहां पर एनर्जी हमारा क्या, तो पोटेंशियल एनर्जी सरफेस पर प्लस काइनेटिक एनर्जी हम v वेलोसिटी से फेंके। फिर आप सोल्व कर दिए, हाफ mv² हो गया हमारा gm/r है ना, तो इसको सोल्व कर दिए तो v मिला हमारा क्या, √gm/r। तो आंसर हो गया ये। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपका कहता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ मासेज ईच 1 ग्राम इज प्लेस्ड अलोंग एक्स एक्सिस, x इज इक्वल टू +-1, x इज इक्वल टू +-2, x इज इक्वल टू इतना है ना 1 kg रखा गया है बेटा। बेटे ये सपोज करो ऑरिजिन है, तुम कहोगे कि सर इधर भी 1 kg है इधर भी 1 kg है, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है सर, सब जुट जाएगा, मतलब इसके चलते और इसके चलते 1 और 1 मिलकर के डबल हो जाएगा सर, है ना। सर पोटेंशियल कहते हैं किसको बेटा, तो -gm/r को कहते हो ना। तुम कहोगे कि सर या -g इंटू ये तो 2 आएगा दोनों के चलते, पहले के चलते होगा सर 1/r, दूसरे के चलते होगा 1/2, फिर 4 पर रखा गया 1/4, 1/8। बेटा यह एक ऐसा सीरीज है जो इस फॉर्म में है a + ar + ar² + ar³ + ar⁴। ऐसे सीरीज को कहते हैं ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन जीपी, और उसका फॉर्मूला देते हैं a/1 - r, जहां a फर्स्ट टर्म है और r जो है कॉमन रेशियो है। आप देख रहे हो कॉमन रेशियो हमको मिल रहा है 1/2। आपको कि सर यह होगा 2g तो होगा ही सर, a की जगह पर 1 है, 1 - 1/2 -2g/1/2 बेटा क्या हो जाएगा -4g। मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है मतलब कहेंगे 4g, सो आंसर विल बी डी। ठीक है, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। बेटे एक गुलेल है ना, गुलेल को खींचे, उसमें 5 ग्राम के मास को एक किए, थ्रो किए। तो कहोगे कि सर जो एनर्जी स्टोर्ड होगा जिस समय हम खींचेंगे वही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो आप जानते हो एनर्जी डेंसिटी देते हैं बेटा हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन के रूप में। आप कहोगे एनर्जी स्टोर्ड क्या होगा सर, तो हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम हो जाएगा सर। सर स्ट्रेस कहेंगे यंग मॉडुलस इंटू स्ट्रेन, तो यंग मॉडुलस इंटू स्ट्रेन करेंगे बेटा तो स्ट्रेन का स्क्वायर हो जाएगा, और वॉल्यूम कहेंगे एरिया इंटू लेंथ। तुम कहोगे कि सर ये हो गया हाफ, गामा आपका दिया, ए यंग मॉडुलस दिया हुआ है, स्ट्रेन चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ है ना, आपका एरिया आपका दिया हुआ है mm में, उसको बदल दिए मीटर स्क्वायर में, लेंथ दिया हुआ है सेंटीमीटर में, उसको बदल दिए मीटर में, है ना। इसको सोल्व किए, ये आया बेटा 1/8 इंटू 125 इंटू 10। मैंने जस्ट का तस रख दिया। तुम कहोगे सर यही काइनेटिक एनर्जी देगा, हाफ mv² होना चाहिए एनर्जी स्टोर्ड, मतलब v² हो गया हमारा क्या, तो सर 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, मास से हम डिवाइड करेंगे, वह 1/8 है, 125 इंटू 2 है ना, 2 4 8 हो जाएगा, 25 इतना हो जाएगा, भी मिलेगा सर इसका अंडर रूट, तो 25 का रूट 5 होगा सर, ये 10⁴ है, इसका रूट 100 होगा, 4 का रूट 2 होगा, 500/2 दैट्स इट 250 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। सो तीसरा का आंसर हो गया 250 मीटर पर सेकेंड, आंसर इज सी। नाउ कम टू 4th नंबर क्वेश्चन। बेटे
एक गुब्बारा जो है बना हुआ एक धागा से, सॉलिड स्फीयर का रहा है, सॉलिड स्फीयर है, गुब्बारा नहीं है ना, धागा से बंधा हुआ है। तुम कहोगे कि सर इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो टेंशन टी डाउनवर्ड होना चाहिए, mg वेट नीचे होना चाहिए, रो डब्ल्यू रो भी जी सर नीचे होना चाहिए। तो भी हम क्या लिख सकते हैं बेटा, m बाई रो लिख सकते हैं इंटू जी बाय एंड फोर्स, रोयल भी जी कहते हो। तुम कहोगे कि सर टी प्लस एम जी होना चाहिए क्या, तो रो डब्ल्यू बाई रो एम जी, मतलब टी बराबर क्या हो गया बेटा, तो रो डब्ल्यू बाई रो है ना -1 इंटू एम जी। यह वैल्यू बेटा दिया हुआ है ईटा, तो आप कहोगे ईटा -1 इंटू एम जी हो जाएगा सर। तुम कहोगे सर ईटा क्या, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लिख दिया है, कहता है सॉलिड स्फीयर डेंसिटी ईटा टाइम्स लाइटर देन वाटर। तो ईटा टाइम्स लाइटर देन वाटर का मतलब हो गया बेटा रो जो है 1 बाई ईटा रो डब्ल्यू है, मतलब रो बाई, आप कहोगे रो डब्ल्यू बाई रो क्या हो जाएगा सर, तो ईटा हो जाएगा, लाइटर लिखा हुआ है और ईटा ग्रेटर देन 1 ऑब्वियसली है ना, रो डब्ल्यू से वह छोटा होगा। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। कहता है लार्ज टैंक इज फिल्ड विथ वाटर टू हाइट h. A small hole is made at the base of the tank. It takes time t1 to decrease the height of water to h by eta and takes time t2 to takes out rest of water. अगर t1 t2 बराबर हो तो ईटा का वैल्यू बता। बेटा अगर एक टैंक है, इस टैंक में अगर वाटर है और अगर आपने इसमें होल क्रिएट किया है कहीं पर बॉटम में, तो कहीं अगर शुरू में हाइट अगर हमारा h1 था और h2 हाइट आने में, पानी जब निकलेगा तो टाइम t अगर लगता है ना, तो आपको क्लास में सर ने डिराइव किया होगा, t का फॉर्मूला हम देते हैं बेटा, इसका अगर एरिया a है छोटा a और यह एरिया अगर कहें कैपिटल A है तो इसका फॉर्मूला देते हैं t इज इक्वल टू a बाई ए अंडर रूट 2 बाई जी अंडर रूट h1 माइनस अंडर रूट h2। आप कहोगे कि सर t1 हो जाएगा हमारा कितना, तो t1 हो जाएगा सर a बाई ए अंडर रूट 2 बाई जी अंडर रूट h माइनस अंडर रूट h बाई ईटा। सर t2 हो जाएगा क्या, तो t2 हो जाएगा सर a बाई ए अंडर रूट 2 बाई जी और यह हाइट हो जाएगा बेटा क्या, तो ये वाला मिल जाएगा हमको h बाई ईटा और फाइनली हो गया 0, सबका सब निकल गया। आप कहोगे दोनों बराबर है सर, दोनों को बराबर कर देंगे और सॉल्व कर देंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा है ना। तुम कहोगे t1 बाई t2 अगर करते हो सर तो ये कैंसिल हो जाएगा, रूट जी ये भी कैंसिल हो जाएगा सर, हमको क्या मिलेगा, रूट समूचा रूट h माइनस रूट h बाई ईटा बाई रूट h बाई ईटा कार्डिन रूट, बाकी सब कैंसिल। ये 1 है बेटा, स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे तो रूट हट जाएगा। आप कहोगे कि सर रूट h माइनस रूट h बाई ईटा इज इक्वल टू मिलेगा सर हमको रूट h बाई ईटा, मतलब 2 रूट h बाई ईटा इज इक्वल टू रूट h सर। स्क्वायर करेंगे आप कहोगे कि सर यह हो जाएगा 4h बाई ईटा इज इक्वल टू h कैंसिल, सो ईटा इज इक्वल टू 4।
Now come to question number 6. कहता है बेटा 6 में बेटा इसको a cubical container of side 5 centimeter contains a gas whose molecular velocity 2 cm per second. Molecules repeatedly strikes a wall to the container, then frequency of collision is. तो बेटा एक अगर हमारा है ना, सिंपल क्वेश्चन है, वेरी सिंपल। एक अगर कंटेनर है तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस अगर आप यल कर रहे हो तो दो लगातार सक्सेसिव कॉलिजन के बीच जो टाइम गैप होगा वो टाइम गैप क्या हो जाएगा, तो यल डिस्टेंस जाएगा सर, यल आएगा डी होगा सर 2l/b। यल डिस्टेंस जाना और यल डिस्टेंस आना, लगातार सक्सेसिव कॉलिजन के बीच का टाइम गैप। और फ्रीक्वेंसी कहेंगे बेटा है ना, ये टाइम गैप कर रहे हैं लगातार, फ्रीक्वेंसी हमारा इसका उल्टा हो जाएगा, तुम कहोगे कि सर 1/Δt कहेंगे, पता क्या हो जाएगा सर बेटा, क्या v/2l। तो भी आपका दिया हुआ है 200 cm पर सेकेंड और यल दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो 2 × 5 10 हो गया, मतलब यह क्या मिलेगा 20। सो आंसर इज सी। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7। कहता है फाइंड द वर्क डन इन द प्रोसेस। बेटा एक ग्राफ आपका दिया हुआ है, ए से बी गया और बी से सी गया। ए पर प्रेशर है 2V0, बी के पास सॉरी वॉल्यूम है 2V0, यहां वॉल्यूम है 2V0, यहां प्रेशर है P0, ये प्रेशर है 2P0। यहां पर आपका दिया हुआ है क्या 3P0, वॉल्यूम यहां पर है 3V0। बेटा वर्क डन करता है एबीसी प्रोसेस में निकालो, तो WABC का मतलब होगा WAB प्लस WBC। WAB क्या कहोगे बेटा, तो सर एरिया अंडर दिस ग्राफ, एरिया सर, मतलब इस ट्रायंगल का एरिया प्लस इस रेक्टेंगल का एरिया। सर यह हो जाएगा रेक्टेंगल का एरिया क्या कहोगे P0 × B0। सर कंप्रेशन है, वॉल्यूम हमारा कम रहा है, मतलब ये वर्क क्या मिलेगा, निगेटिव मिलेगा। तुम कहोगे कि सर ट्रायंगल का एरिया होगा विथ नेगेटिव साइन 1/2 P0 × V0 एरिया ऑफ ट्रायंगल उड़ा, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या P0 × V0। ये हो गया WAB। जो WBC करना है सर, WBC क्या कहेंगे बेटा, तो सर ये एरिया हमको मिलना चाहिए, यहां से लेकर यहां तक का एरिया, मतलब इस ट्रायंगल का एरिया प्लस इस रेक्टेंगल का एरिया। सर ट्रायंगल का एरिया क्या कहेंगे, तो हाफ इंटू 2V0 × P0 प्लस रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, तो 2P0 × 2V0। ये हो गया तुम्हारा WBC, प्लस में मिलेगा सर क्योंकि एक्सपेंशन है। सर यह हो गया हमारा क्या, तो सर 2 दूना ये तुम्हारा 4 हो गया बेटा, ये 2 2 कैंसिल, 4 और 1 5 है ना। तुमको कहोगे कि सर P0 V0 कॉमन ले लो, सर ये हो गया 5 और ये हो गया 1 और 1 बटा 2, दैट इज -3/2। 5 दूना 10 में 3 जाएगा, क्या बचेगा 7, 7/2 P0 B0। So answer is your C। Now come to question number 8।
कहते हैं एक लिक्विड को फिल किया गया वेसल में, kept at room temperature this much and liquid temperature this much, it loses heat at a rate of 80 calorie per second, है ना? What will be the rate of loss of heat when temperature of liquid is 40 degree centigrade? तो बेटे आप जानते हो कि रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट को अगर हम H से डिनोट करें तो H प्रोपोर्शनल होना चाहिए डेल्टा टी का, चेंज इन टेम्परेचर का। मतलब H2 बटा H1 होना चाहिए क्या बेटा? तो सर 40 दिया हुआ है इसका टेम्परेचर, ये शुरू में है 20, है ना, और ये था सर हमारा 80 माइनस 20, दैट इज यह हो जाएगा सर 20/60, दैट इज 1/3। सो H2 बटा H1, सो H2 क्या कहेंगे? तो H1/3। H1 दिया हुआ है कितना बेटा? तो 60 दिया हुआ है सर, तो 60/3 मतलब क्या हो गया? 20 कैलोरी पर सेकेंड। सो आंसर इज डी। Now come to the question number 9. कहता है गैस एट एनटीपी, एनटीपी पर बेटा, है ना, 1/4 ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम का ये किया गया, गामा सपोज टू बी 3/2, देन फाइनल प्रेशर इज, तो आप जानते हो P1 V1 टू द पावर गामा बराबर कहते हैं P2 V2 टू द पावर गामा। मतलब P2 बराबर क्या कहोगे बेटा? तो P2 हो जाएगा सर P1 इंटू V1/V2 टू द पावर गामा। सर P1 दिया हुआ है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और B1 बटा B2 1/4 हो गया बेटा, है ना। मतलब आप कहोगे कि सर ये हो गया 4 का पावर 3/2। सर 4 का पावर 3/2 का मतलब 2 का स्क्वायर का पावर 3/2, 2 कैंसिल, दैट इज 2 का क्यूब, दैट इज 8 एटमॉस्फेरिक सर। सो आंसर विल बी सी। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10। बेटा यहां भी वर्क डन निकालना है, वर्क डन निकालना है ना। 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आज हैप्पी इंडिपेंडेंस डे है, तो समोसा लेकर के तुम लोगों को बला बताते बताते लेके आया है। बताओ मैं तुम लोगों को बताना छोड़ करके समोसा खाऊं? बेटा यहां जो है प्रोसेस दिया हुआ है ना, इस ढंग से यहां वॉल्यूम 2V है, यहां वॉल्यूम 3V है, यहां वॉल्यूम V है, यहां प्रेशर P है और ये प्रेशर 2P है। साइक्लिक प्रोसेस है, यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, यहां से यहां गया। तुमको एक सर साइक्लिक प्रोसेस में वर्क कहेंगे केवल ये एरिया अंडर लूप, सर W होगा एरिया अंडर साइकिल, इनसाइड साइकिल जो को सर क्या हो जाएगा एरिया अंडर लूप? तो इस रेक्टेंगल का एरिया प्लस इस ट्रायंगल का एरिया, रेक्टेंगल और ट्रायंगल का एरिया अंडर लूप हम कहेंगे। क्या हो जाएगा बेटा? हाफ इंटू V इंटू P प्लस PV, दैट इज यह हो गया सर 3/2 PV। कम टू द क्वेश्चन नंबर 11। बड़ा कह रहा है 11 में, when an ideal gas at pressure P, temperature T and volume V is isothermally compressed to V/N, its pressure becomes Pi, है ना।
प्रेशर हो जाता है PI। इफ द गैस इज कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली टू V/N इट्स प्रेशर बिकम्स PA। द रेशियो PI/PA निकाल, गामा दिया हुआ है तुम्हारा CP/CV है ना, तो गामा के टर्म में आपको ये बताना है। तो आप कहोगे कि सर एक प्रोसेस है हमारा आइसोथर्मल, तो आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब सर PV कांस्टेंट, तो हम लिख सकते हैं बेटा PI इंटू V/N हो गया है, जिस समय हमारा ये है तो यह होना चाहिए सर PV के बराबर। सो दिस इंप्लॉयज PI बराबर क्या कहेंगे बेटा, तो NP हो जाएगा सर, हो जाएगा, BB कैंसिल है ना। नाउ एडियाबेटिक प्रोसेस में आते हैं, PA V/N टू द पावर गामा इज इक्वल टू होना चाहिए PV टू द पावर गामा। तो कोई कि सर PA हमारा मिलेगा क्या, तो N टू द पावर गामा P, डिवाइड कर दो सर PI/PA कर दो, क्या कहोगे सर NP बाई N टू द पावर गामा P, PP कैंसिल, that is N to the power 1 minus gamma, so answer will be D sir। Now come to question number 12। बेटे एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, एक राइट एंगल ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, ABC मान लो, हम ऐसे भी दे सकते हैं, ये एंगल हम 90 ले सकते हैं, जैसे भी तुम फिगर खींचो। दिया हुआ है द पॉइंट्स A एंड B आर मेंटेन्ड एट टेम्परेचर T एंड √2T। बेटा पॉइंट, इस ये पॉइंट नोटेबल है, इसी ढंग से क्वेश्चन बनाएंगे। जो मेंटेन किया जा रहा है, A को मेंटेन कर रहे हैं T पर, B को मेंटेन कर रहा है √2T पर। तुम कोई कि सर हम इसके क्रॉस देखेंगे, सर ये दोनों रॉड सीरीज में हो जाएगा और ये दोनों इसके साथ पैरेलल में होगा। अगर यही कहते मेंटेन अगर ऐसे कर रहे हैं तो ये दोनों सीरीज में होता है बेटा। दिस पॉइंट मस्ट बी नोटेड डाउन। सर TC इसका टेम्परेचर है। अब बेटा ये ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये लेंथ L है, तो यह लेंथ L है, तो ज्योमेट्री से यह कहोगे √2L होगा सर, है ना। ये एंगल 90 डिग्री है, पाइथागोरस थ्योरम। सर हम जानते हैं H बराबर क्या कहते हैं बेटा, तो H बराबर कहते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, क्या कहते हैं K डेल थीटा बाई L कहते हैं सर। सर जो इसमें होना चाहिए वही इसमें होना चाहिए। तो आप कहोगे कि सर जो इसमें होना चाहिए सो इसमें होना चाहिए, तो इसमें कितना होना चाहिए BC में, है ना। तुम कहोगे HBC बराबर कर दो सर HCA। तो HBC का मतलब क्या हो गया, तो √2T माइनस TC इंटू K बाई L बराबर होना चाहिए सर K इंटू TC माइनस T बाई √2 L कैंसिल, K कैंसिल, सॉल्व कर दो। तुम कहोगे कि सर √2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, यह हो गया 2T माइनस √2TC इज इक्वल टू हो गया सर TC माइनस T। ये T इधर आएगा बेटा, क्या हो जाएगा 3T इज इक्वल टू TC कॉमन लोगे, क्या हो जाएगा √2 प्लस 1TC। आपको रेशियो पूछा जा रहा है कि बता TC बटा T क्या होगा। सो व्हाट इज TC बाई T, सर 3 बाई √2 प्लस 1।
सो आंसर इज बी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन। बड़ा इक्वेशन दिया हुआ है, u फंक्शन है x का, u बराबर आपका लिखा हुआ है u नॉट इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा एक्स। आप कहोगे कि सर कंजर्वेटिव फील्ड में आपने हमको पढ़ाया f बराबर होता है माइनस डी यू बाई डी एक्स, तो यह हो जाएगा सर माइनस डी यू बाई डी एक्स। अगर निकालेंगे तो u का हो गया सर जीरो, ये कांस्टेंट है, जीरो माइनस ऑफ माइनस प्लस होगा, क्योंकि कॉस का होगा सर माइनस, या हो गया सर यू नॉट अल्फा साइन अल्फा, ये एक्स है बेटा, एक्स लिखोगे अल्फा एक्स। सर फॉर अ स्मॉल एंगल साइन थीटा थीटा के बराबर होना चाहिए, तो यह हो जाएगा सर माइनस यू नॉट अल्फा, और इसको लिखेंगे अल्फा एक्स बेटा, तो अल्फा स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तुम कहोगे कि सर एफ बराबर माइनस के एक्स से अगर कंपेयर करें तो k बराबर हो गया सर हमारा क्या, यू नॉट अल्फा का स्क्वायर। सर टाइम पीरियड कहते हैं 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, तो k क्या है, तो यू नॉट अल्फा का स्क्वायर है सर, अल्फा स्क्वायर को रूट से बाहर कर दो, अल्फा हो जाएगा सर, यह हो गया 2 पाई बाई अल्फा अंडर रूट एम बाई यू नॉट। सो आंसर इज ए। Come to question number 14. बेटे 14 नंबर में आपका कह रहा है कि एक जो है ट्यूनिंग फॉर्क है जिसका फ्रीक्वेंसी 512 हर्ट्ज है, tested with accurate oscillator. It is found that fork produces a beat of 2 hertz when oscillator rates 514 hertz, but produces a beat of 6 hertz when oscillator rates 510 hertz. The actual frequency of fork is, तो बेटा बिग फ्रीक्वेंसी आप जानते हो FB हम लोग देते हैं F2 माइनस F1 से, मतलब आप कहोगे कि सर F2 जो होना चाहिए या F1 माइनस F2, F2 जो होना चाहिए सर वह F1 प्लस माइनस FB होना चाहिए, प्लस भी और माइनस भी। तो बेटे जिस समय 514 है तो तुम कहोगे कि सर 514 प्लस 2 और माइनस 2 दोनों हम करेंगे सर, तो यह हो जाएगा 512 या 516। बेटा जब हमारा 6 बिट प्रोड्यूस होगा है ना, तब आप क्या कहोगे, F2 क्या होना चाहिए, तो 510 प्लस माइनस 6 होना चाहिए, तो यह होना चाहिए सर 516 या 504। सर 2 बिट तभी प्रोड्यूस्ड होगा जब 516 हो दोनों के लिए एक्चुअल में। सो आंसर विल बी हमारा क्या, सी 516 हर्ट्ज। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 15। बेटे आपका कह रहा है कि एक स्ट्रिंग जो है क्लैंप कर दिया गया दोनों तरफ, यहां से जो है वेब प्रोड्यूस हो रहा है, और ये जो वेब प्रोड्यूस हुआ बेटा ये यहां पहुंचा, यहां से रिफ्लेक्ट होकर के फिर यहां पहुंचा। तुमको एक डिस्टेंस जो इसने कवर किया है ना, इसके भी जो यहां से जो जस्ट प्रोड्यूस हुआ और यहां से जो आया, दोनों के बीच मैं पाथ डिफरेंस पूछूं तो आपको पाथ डिफरेंस हो जाएगा सर, इसका तो हो गया सर इसने डिस्टेंस कवर किया 0 जो जिस समय पैदा हुआ, और ये जो रिफ्लेक्ट होकर के जो यहां पर पहुंचेगा तो यल जाएगा सर और यल आएगा, मतलब 2l, पाथ डिफरेंस होगा सर 2l।
कोई दिक्कत नहीं सर। सर पाथ डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए होना चाहिए पाथ डिफरेंस किसके बराबर, तो n लैम्डा के बराबर होना चाहिए सर, 1 लैम्डा के बराबर होना चाहिए। बेटे टाइम कितना लगेगा, तो डेल्टा टी कहता है टाइम बता, वैल्यू ऑफ डेल्टा टी, तो डेल्टा टी होना चाहिए सर सिंपल 2L/v, हमें इस सबसे मतलब नहीं है ना सर। वेलोसिटी अगर v है, आप जानते हो स्ट्रिंग के केस में वेलोसिटी कैसे देते हैं, तो वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला होता है सर √T/μ होता है ना, जहां T टेंशन कहते हो और म्यू कहते हो लीनियर मास डेंसिटी को। तुमको एक सर डेल्टा टी हो जाएगा हमारा 2L √μ/T, सर यह हो जाएगा 2L दिया हुआ है 0.4, म्यू बेटा हम कैलकुलेट कर लेंगे कैसे, तो मास दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है मास बाई एल से, है ना, तो मास आपका दिया हुआ है कितना, तो 10⁻⁻² kg, और लेंथ आपका है कितना, तो 0.4, और टेंशन का रहा है 1.6 है, कैलकुलेट कर ले, यह हो गया क्या 0.8 बाई, है ना कितना, तो 2 × 4 हो जाएगा, मतलब कितना, तो 0.1 सेकेंड। सो आंसर विल बी 0.1 सेकेंड, आंसर इज बी। Now come to optics and modern questions. सिक्सटीन नंबर क्वेश्चंस होगा शायद, या 31 नंबर क्वेश्चंस होगा डायरेक्ट। मैं 15 क्वेश्चन अभी से लेकर के, है ना, क्योंकि हमको पिंटू बोला था कि लगातार कर देंगे सर, तो पता नहीं 15 किया है कि भैया 16 किया है कि 31 किया है, तो लोग देख लेना, है ना, मैं 16 ही लिख रहा हूं। बेटा कहता है कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ f1 इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस d फ्रॉम ए कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ f2। बेटा एक कन्वेक्स लेंस है, एक कनकेव मिरर है, एक लाइट रे इंफिनिटी से आता है, सपोज करो यह प्रिंसिपल एक्सिस है, तुम कहोगे कि यह सेकेंडरी फोकस से जाएगा सर, और फिर कहता है कि यह अपने पाथ को रिट्रेस करके फिर इंफिनिटी पर चला जाता है, मतलब ये पॉइंट जो होना चाहिए मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होना चाहिए और इसका सेकेंडरी फोकस भी होना चाहिए। तो कहोगे इसका सेकेंडरी फोकस होना चाहिए सर, तो इसका फोकल लेंथ दे रहे हो f2, तो यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस होना चाहिए सर 2f2, और इसका फोकल लेंथ f1 दे रहे हो सर, तो यह इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो यह डिस्टेंस होना चाहिए 2f1। यह डिस्टेंस का नाम दे रहा है d, तो पूछ रहा है d बता, तो d बोल क्या होगा, क्या कहेंगे, 2f1 प्लस f2 होगा सर। सो आंसर इज सी। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 32, सॉरी 17। कहता है रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट एंगल ऑफ इंसिडेंस आई ऑफ वन फेस ऑफ द प्रिज्म ऑफ एंगल ए, है ना बेटा। कहता है इमर्जेस नॉर्मली फ्रॉम द अपोजिट फेस, तो नॉर्मली इमर्ज किया, इसका मतलब R2 0 हो गया सर। आपने पढ़ाया R1 प्लस R2 A के बराबर होता है, मतलब R1 A के बराबर हो गया सर। सर स्नेस लॉ लागू करेंगे तो 1 sin I1 इज इक्वल टू होना चाहिए म्यू साइन R1, R1 A के बराबर है। सर आप दे रहे हो ये स्मॉल है, मतलब सारा एंगल स्मॉल है, मतलब I1 बराबर क्या हो गया बेटा, तो म्यू ए सर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म इज √2 एंड एंगल ऑफ प्रिज्म इज 30 डिग्री, है ना। दूसरा सरफेस सिल्वर्ड कर दिया गया है, 18 नंबर, 16 17 18 काउंट करते जाना, है ना।
लगातार सर कर रहे हैं। बेटे ये सिलवर्ड कर दिया गया तो कोई एक ऐसे गया, इस पर ये नॉर्मली गिरा, है ना, तुम कहोगे तभी ये पाथ को रिट्रेस करेगा सर, मतलब R2 अगेन कहेंगे 0, R2 0 कहेंगे मतलब R1 1 के बराबर होगा सर, और ये दे रहे हो आप 30 डिग्री सर, लगा देंगे अगेंस्ट स्नेल्स लॉ 1 sin I इज इक्वल टू होना चाहिए सर म्यू दे रहे हो √2 sin R sin 30 का वैल्यू 1/2 सर √2 काटेंगे या मिलेगा 1/√2, 1/√2 किसका वैल्यू होता है बेटा, sin 45 का होता है। सो व्हाट इज I1, 45 डिग्री सर। सो आंसर इज बी। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 34, सॉरी 19, है ना। तुम कहोगे सर यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म विद ब्लू एंड ग्रीन लाइट ऑफ वेवलेंथ इतना इतना इतना, है ना। तो बेटा आप जानते हो, है ना, कि मैक्सिमा के लिए पाथ डिफरेंस हमारा होना चाहिए n लैम्डा के बराबर, डेल्टा x बराबर यहां कहोगे 4 लैम्डा होना चाहिए सर। यह डिस्टेंस आप x दे रहे हो फोर्थ मैक्सिमा का, यह डिस्टेंस आप d कहते हो, ये स्लिट का डिस्टेंस d है ना। तो बेटा आप कहोगे कि सर डेल्टा x कहते हैं d tan थीटा को, तो tan थीटा क्या कहेंगे, तो x बाई कैपिटल D कहेंगे सर। यह होना चाहिए 4 लैम्डा, मतलब x प्रपोर्शनल होना चाहिए लैम्डा का सर, बाकी किसी चीज से हमको मतलब नहीं। आप देख रहे हो ब्लू लाइट का वेवलेंथ जो है ग्रीन लाइट से कम है, मतलब x ब्लू शुड बी लेस देन x ग्रीन। सो आंसर इज सी, है ना। डी नहीं होगा, उल्टा दिया हुआ है डी में। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 20, कहता है इन द गिवन फिगर द मिडिल पॉइंट ऑफ लाइन S1 S2 मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ इंसिडेंट ऑफ द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ S3 एंड S4 इज। बेटे सिंपल क्वेश्चन मैंने पूछा है आपसे, ये सेंट्रल लाइन पर आपका S3 है, कहोगे यहां मैक्सिमा होगा सर, I मैक्स होगा, और ये 4I0 होगा सर। सर यह डिस्टेंस दे रहे हो आप क्या, λ/2 d/d। ऑब्वियसली आपको समझ में आ गया होगा कि यहां मिनिमा होगा, I का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा सर। बेटा रेशियो पूछ रहा है तो 4I/0 क्या कहेंगे, किसी को 0 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा, तो इन्फिनिटी मिलेगा सर। सो आंसर इज बी। नाउ कम टू 21 नंबर क्वेश्चन। बेटा वेव फ्रंट दिया हुआ है, वेव फ्रंट का इक्वेशन दिया हुआ है y इज इक्वल टू 3 - x। तुम कहोगे कि सर इसका स्लोप अगर हम देखें तो स्लोप कहते हैं किसको बेटा, तो dy/dx को कहते हैं सर। dy/dx है ना, हम निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 3 का डिफरेंशिएशन 0 होगा, x का डिफरेंशिएशन -1 होगा सर। स्लोप कहते हैं tan थीटा को, तो tan थीटा हमारा क्या होना चाहिए बेटा, तो -1 होना चाहिए सर, है ना, मतलब थीटा जो होना चाहिए 135 डिग्री होना चाहिए सर। सर अगर ये प्लेन है, सब समझोगे, तो ये हमारा वेव फ्रंट है सर, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है वही हमारा कहलाता है स्लोप। ये हमारा 135 होगा सर। सर आपने पढ़ाया था कि लाइट रे जो होगा ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट होगा, वेव फ्रंट के हमेशा परपेंडिकुलर होगा। ये एंगल 90 होगा सर, ये एंगल 90 होगा, तो बोल ये एंगल 45 मिलेगा कि नहीं। ऐसे भी आप कहोगे कि सर अगर दो स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन के रूप में, तो दोनों का स्लोप एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने का मतलब m1 × m2 होना चाहिए क्या, -1 सर।
m1 इंटू m2, अगर इसको हम कहें m1 बेटा समझने के लिए तेरे को दूसरे ढंग से, तो m1 इंटू m2 इसका कहें m2 लाइट रे का होना चाहिए -1 सर m1 है हमारा क्या, तो -1, तो -1 इंटू m2 बराबर -1, सो m2 इज इक्वल टू 1, और 1 वैल्यू किसका होता है, तो tan 45 डिग्री का होता है सर। आपको होगी सर 45 डिग्री विथ पॉजिटिव x डायरेक्शन। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, ये 37 का मतलब हो गया क्या, तुम्हारा हो गया 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 नंबर क्वेश्चन। बड़े आपका क्या दे रहा है कि रेस मास m0 है और पार्टिकल मूव करता है स्पीड ऑफ लाइट से, तो आपको पता है फॉर्मूला m इज इक्वल टू m0 बाई √1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर कहेंगे सर। ये दोनों बराबर हो जाएगा अगर, तो 1 - 1 0 हो जाएगा सर, मतलब मास जो हो जाएगा उस समय इन्फिनिटी हो जाएगा सर। लैम्डा इज इक्वल टू h बाई पी कहते हैं, तो p कहते हैं mb को सर, ये आई इन्फिनिटी हो गया तो h बाई इन्फिनिटी मतलब 0 हो गया सर। सो आंसर विल बी डी। कम टू 23 नंबर क्वेश्चन, कहता है काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ से आप कंक्लूजन निकालो। बता चुका हूं सबको 23 सर, के मैक्स वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ हम खींचते हैं, कैसा मिलता है बेटा, ये मिलता है, और ये हमारा जो स्लोप होता है ये देता है h का वैल्यू, इस पर के मैक्स लेते हो, और h किसी पर डिपेंड नहीं करेगा। सो आंसर विल बी सी इज सेम फॉर ऑल मेटल्स एंड इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, किसी पर डिपेंड ही नहीं करेगा, h कांस्टेंट के रूप में लेंगे। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 24। बेटे कहता है रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में 5.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल मूव्स टुवर्ड्स गोल्ड न्यूक्लियस। हाउ क्लोज द अल्फा पार्टिकल टू गेट द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस बिकम्स मोमेंटली एट रेस्ट रिवर्स इट्स डायरेक्शन। तुमको ही कुछ नहीं सर, हमारा एनर्जी दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है अल्फा पार्टिकल का 5.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा का मतलब 10 टू द पावर 6, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। सर यही होना चाहिए हमारा पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, और पोटेंशियल एनर्जी हम कहते हैं बेटा क्या, -a तुम्हारा मैग्नीट्यूड के रूप में लिखेंगे 9 इंटू 10 टू द पावर 9, है ना। आप कहोगे जेडी स्क्वायर मतलब 79 इंटू ई स्क्वायर, जहां ई 1.6 इंटू 10 पावर -19 है, डिवाइडेड बाई आर होना चाहिए सर। कोई दिक्कत सर, एक ही से एक ही काट देंगे सर, आर का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे सर। आर लगभग आएगा बेटा, कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेटेड है 4.5 इंटू 10 टू द पावर -13 मीटर की। कम टू क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 20, 15 के बाद 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25 नंबर क्वेश्चन। नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल इमिटेड बाय रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज ट्वाइस द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इमिटेड बाय इट, है ना। सपोज करो कि एलिमेंट हमारा XZA है, तुम कहोगे अल्फा 1 निकला सर, तो यह हो गया क्या, Z-2 A-4। अब कहता है नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल इज ट्वाइस ऑफ अल्फा पार्टिकल, मतलब यह हो गया 2 बीटा बेटा। तो 2 बीटा जब निकलेगा तो आपको एक सर x क्या हो जाएगा, तो 2 यहां जुड़ जाएगा तो Z ही मिलेगा, और यह हो जाएगा सर A-4। इसमें मास नंबर में कोई चेंजिंग नहीं होगा। आप जानते हो कि सर एटॉमिक नंबर सेम और मास नंबर डिफरेंट को हम कहते हैं आइसोटोप, तो आइसोटोप ऑफ पेरेंट, है ना।
आपका आंसर होगा क्या, डी। कम टू क्वेश्चन नंबर 26। सर ग्राफ दिया हुआ है बेटा, नी वोल्टेज दिया हुआ है दिस मच, यहां पर वोल्टेज दिया हुआ है 2.3 वोल्ट, करंट यहां दिया हुआ है 10 मिली एम्पियर। रेसिस्टेंस पूछता है, डायनेमिक रेसिस्टेंस हम कहेंगे डेल्टा वी बाई डेल्टा आई। सिंपल क्वेश्चन। सर डेल्टा वी क्या हो गया, तो 2.3 माइनस बी के, बी के दिया हुआ है कितना, तो 0.3 बाई डेल्टा आई सर 10 इंटू 10 टू द पावर -3, बढ़ाया हो गया 0.2 किलो ओम। सो आंसर इज बी। कम टू क्वेश्चन नंबर 27। कहता है इफ द सीरीज लिमिट ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज फॉर हाइड्रोजन आइटम इज 912। तो यह सबका सीरीज लिमिट का मतलब आपको मैंने कहा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। सर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए आपने डायरेक्ट याद रखने के लिए कहा था क्या, लाइमन से काउंट करेगा है ना, 1/r, 2² r, 3² r, 4² r, 5² r। तुमको एक ही सर अगर लाइमन लिखते आप, लेमडा लाइमन लिखते ला, तो यह होता सर 1/r। सर लेमडा बामर लिखते अगर, तो बामर का मतलब सर दूसरा नंबर मतलब 4/r। पासन लिखते 9/r सीरीज लिमिट, सर 4 इंटू 1/r दे रहे हो 912, ये 912 है दिया हुआ। आंसर क्या होगा, 4 इंटू 912, आंसर इज सी। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 28। बेटे एक क्वेश्चन मैंने दिया थोड़ा सा कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आप लोगों का कैलकुलेशन भी बहुत मजबूत है, इसलिए मैंने जोड़ घटाव के लिए आपको दे दिया। पावर दे रहा है 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तुम कहोगे एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन ए डे कितना होगा सर, इन ए डे, तो यह कहेंगे सर E इज इक्वल टू PT, पावर इंटू टाइम। सर पावर दे रहे हो 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, तो तुम्हारा हो गया कितना बेटा, पावर नहीं सॉरी 1 मेगावाट है ना, 1 मेगावाट है। तो 1 मेगावाट का मतलब हो गया कितना, 1 इंटू 10 टू द पावर 6, 24 घंटा। घंटा को मिनट बनाएंगे, मिनट को सेकंड बनाएंगे। इसको कैलकुलेट करो, यह हो गया 24 इंटू 36 इंटू 10 टू द पावर 8 जूल सर। अब एनर्जी रिलीज पर फ्यूजन दे रहा है तुम्हारा, एनर्जी रिलीज्ड पर फ्यूजन कितना बेटा, तो ये ऐसा 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 20 मेगा इलेक्ट्रॉन को वोल्ट को बना दो क्या, जूल में, तो 20 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, 16 दूना 32 इंटू हो गया बेटा 19 है ना, और ये हो गया तुम्हारा 20 मेगाहर्ट्ज है ना सर, 10 टू द पावर -13 जूल। तो नंबर ऑफ 1H2 एटम्स क्या कहेंगे, H2 एटम्स यूज्ड इन ए डे कितना हो जाएगा बेटा, तो आप कहोगे कि सर टोटल पावर प्रोड्यूस हुआ इतना, एनर्जी रिलीज हुआ इतना है ना,
ये टोटल एक डे में कर रहे हो तो एक डे में इतना से इतना डिवाइड कर दोगे तो वही हमारा क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स मिल जाएंगे वन एटम्स के। तो यह हो जाएगा सर 24 इंटू 36 इंटू 10 टू द पावर 8 बाई 32 इंटू 10 टू द पावर -13। सर अप्रॉक्सीमेटली काट दो इसको, है ना, 8 तिहाई 24, ये 4 से काट दो, 4 छक 24, 6 छक 24, 4 अठी 32, है ना, 4 दूना 8 और ये हो गया 9 छक 36, 2 तिहाई 6, 9 तिहाई 27, यह हो गया बेटा 27 इंटू 10 टू द पावर 21। सर हम जानते हैं कि 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स का मास है 2 ग्राम। हाइड्रोजन 1s2 है ना, एवोगाद्रो नंबर। तो सर 27 गुने 10 टू द पावर 21 एटम्स का मास क्या होगा, तो कैलकुलेट कर लेंगे सर। 2 गुने 27 गुने 10 टू द पावर 21 बाई 6 इंटू 10 टू द पावर 23, 2 तिहाई 6, 3 नमः 27, 9, है ना, 21 2 23, लगभग होगा बेटा 0.1 ग्राम। ठीक है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 29। बेटा मैंने रेनबो आपको कहा था कि पढ़ लेना थोड़ा, है ना, और उस पर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन एक बार पूछा गया, ये भी मैंने आपको बताया था और मैंने आपको वह क्वेश्चन दे दिया। बेटा याद रखोगे इन सेकेंडरी रेनबो violet is above and red is below। प्राइमरी रेनबो में उल्टा हो जाएगा। तो आप क्या कहोगे, सर पहला फिगर में हम देख रहे हैं वॉयलेट जो है ऊपर है और रेड नीचे है, so answer will be D। now come to the 30 number questions, जो आपका पिछले में हो रहा था 45 हो जा रहा था, है ना। बेटा ये भी आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चंस मैंने दिया है, कह रहा है ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर द वोल्टेज गेन इज। तो बेटे लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी पर वोल्टेज गेन हमारा फ्लक्चुएट करता है ना, और वह लो हो जाता है, और मिड फ्रीक्वेंसी रेंज में ही यह कांस्टेंट होता है। सो आंसर विल बी सी, इज लो एट हाई एंड लो फ्रीक्वेंसी एंड कांस्टेंट एट मिड फ्रीक्वेंसी, याद रखेंगे। ठीक है बेटा, तो ओके, थैंक यू टू ऑल। क्वेश्चन में लिखा है पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन एट t इक्वल्स टू 0 मूव्स इन xy प्लेन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन इफ इक्वेशन ऑफ मोशन इज y इक्वल्स टू bx स्क्वायर द नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो पढ़ी लिया आपने क्वेश्चन। सबसे पहले ओरिजिन पर वेलोसिटी हमने प्रोवाइड किया है इसको u, y डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, लेकिन पॉजिटिव y एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन है, तो डेफिनेटली ये पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा। जब ये यहाँ पहुंचेगा तो इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो ut हो जाएगा, जो y कोऑर्डिनेट होगा वो हाफ a t स्क्वायर होगा। क्योंकि x और y में रिलेशन आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, इसलिए हम t की वैल्यू यहाँ से एलिमिनेट करेंगे इसमें, और y इक्वल्स टू लिखेंगे 1/2a, और ये हो जाएगा x स्क्वायर डिवाइडेड बाई u स्क्वायर। अब अगर हम इसमें सिंप्लीफाई कर दे थोड़ा सा, तो a डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर आया, ये इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, जबकि हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है y इक्वल्स टू bx स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है u की वैल्यू क्या है, मतलब a बाई 2u स्क्वायर b के इक्वल है, तो इक्वेशन हम लिखेंगे a बाई 2u स्क्वायर इज इक्वल टू b,
और यहाँ से हमें u मिल जाएगा a डिवाइडेड बाई 2b रूट में, और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था, यही हम ऑप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हमारे पास दो फ्रेम्स हैं F2 एंड F1, और इसमें लिखा है कि F2 मूव्स विद वेलोसिटी वेक्टर v विद रिस्पेक्ट टू F1, मतलब वेलोसिटी ऑफ F2 विद रिस्पेक्ट टू F1 हमें गिवन है वेक्टर v, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद जो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है कि F1 से हमें कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी ये ऑब्जेक्ट है मान लो, इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को अगर हम F1 से ऑब्जर्व करते हैं, यह ऑब्जेक्ट मान लो O, तो इसकी वेलोसिटी v1 नजर आती है, मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू F1 ये लिखा मैंने v1, और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू F2 ये लिखा मैंने v2। ये इतना तो हमें क्वेश्चन में गिवन है। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को इवेलुएट करें तो ये हमें मिलेगा वेलोसिटी ऑफ O माइनस वेलोसिटी ऑफ F1 इज इक्वल टू v1 वेक्टर, ये हमें पता चला। दूसरे इक्वेशन को देखें तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ F2 इज इक्वल टू, ये हमें पता है v2 वेक्टर। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को अगर माइनस कर देते हैं तो वेलोसिटी ऑफ F2 माइनस वेलोसिटी ऑफ F1 इज इक्वल टू v2 माइनस v1, ये हमें मिलेगा। इसमें से हमने इसको माइनस कर दिया तो देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा, फिर वेलोसिटी इसमें से इसको माइनस किया है, हाँ, तो ये हो गया प्लस और ये वाला माइनस एज इट इज रहा, और फिर ये यहाँ पे आएगा v1 माइनस v2, थोड़ा गड़बड़ हो गई लिखने में, इसमें से इसको हमने माइनस किया है। ओके, और vf2 माइनस vf1 जो है वो हमें कितना गिवन है, वेक्टर v, तो हम इसकी जगह पर वेक्टर v यूज कर सकते हैं। तो वेक्टर v इज इक्वल टू v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर। तो अब अगर हमें v1 चाहिए तो हम v2 को इधर शिफ्ट कर देंगे, v1 प्लस v2 v प्लस v2 हो जाएगा, और अगर हमें v2 चाहिए तो v2 को इधर ले आएंगे v को, तो जो भी हमें चाहिए वो हम ऑप्शन में मिला लेंगे। क्वेश्चन में लिखा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिस पर हमने टाइम वेरिएबल फोर्स लगाया और वो टाइम वेरिएबल फोर्स लीनियरली वेरी करता है, दैट मींस F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, तो चलो हमने इसको kt मान लिया। उसके बाद हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा, तो हमें पता है कि फोर्स को लिखा जा सकता है मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन को लिखा जा सकता है वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो k डिवाइडेड बाई m, हमने ये t रहने दिया, मास को मैं इधर ले गया। अगर इधर हम dv को रखें, इधर हम k बाई m t dt को रखें और दोनों साइड इंटीग्रेट कर दें, तो आपको इक्वेशन कैसा मिलेगा, v, और v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ देखो k बाई m तो कांस्टेंट हो गया, किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा, t स्क्वायर के, और मैंने बता रखा है कि जब भी वेलोसिटी t स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी तो ग्राफ कैसा बनेगा, पैराबोलिक। तो ऑब्जेक्ट रेस्ट से शुरू करता है तो ऐसा कॉनकेव अप पैराबोला फॉलो करते हुए वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा, इस ऑप्शन को ऑप्ट कर लेंगे। क्वेश्चन में लिखा है कि हमारे पास एक लाइट स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट k है, ब्लॉक का मास m है, v वेलोसिटी से फ्री एंड को हिट करता है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि ये जो स्प्रिंग है इस ब्लॉक पर मैक्सिमम कितना फोर्स लगाएगा। तो जैसे ही इसको कंप्रेस करना शुरू करेगा, स्प्रिंग इस पर फोर्स लगाना शुरू करेगा, और कंप्रेशन हमें पता है कि जो स्प्रिंग का फोर्स होता है F इज इक्वल टू क्या होता है, वो kx के बराबर होगा। जब ये x मैक्सिमम होगा तो स्प्रिंग फोर्स भी क्या होगा, मैक्सिमम। तो हमें मैक्सिमम कंप्रेशन निकालना है, उसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, हाफ k x मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, और यहाँ से आपको मैक्सिमम कंप्रेशन मिल जाएगा m बाई के रूट में, और रूट के बाहर आ गया v, इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, तो f इज इक्वल टू हमें मिला k m बाई रूट के मल्टीप्लाई बाई v, ये हमने लिख दिया। अब ये इसको रूट बना देगा तो आपको क्या मिलेगा, रूट के m और v रूट के बाहर, यही मैक्सिमम फोर्स है। मैक्सिमम लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्प्रिंग इस पर मैक्सिमम कितना फोर्स अप्लाई करेगा। क्वेश्चन नंबर 20 में गिवन है एक पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है और उसका जो इक्वेशन है मोशन का वो हमें गिवन है x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t। 4 ग्राफ बने हैं इसमें, पोटेंशियल एनर्जी टाइम का और पोटेंशियल एनर्जी x के लिए। आपको आइडेंटिफाई करना है, मैं डायरेक्टली बना देता हूं। तो हमें पता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। तो अगर हम x की बात करें तो देखो ये y एक्सिस पर, ये x एक्सिस पर रहेगा, तो कॉनकेव अब पैराबोला बनेगा। और ये तो आपको रटवा ही रखा है कि भाई कैसा ग्राफ होना चाहिए, हर ग्राफ इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, तो इसका जरूर ध्यान रखें। ये p और x में ग्राफ बन गया, लेकिन अगर क्वेश्चन हमसे पूछा जाए p और t में ग्राफ बताओ, तो हम x की ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तब हमें पोटेंशियल एनर्जी क्या मिलेगी, हाफ के a स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा t। अब हमें इसका ग्राफ कैसे बनाना है मैंने ये भी पता रखा है आपको, हालांकि जो ट्रिक था उसमें वो मैं फिर से एक बार बता देता हूँ।
कॉस का जो ग्राफ है वो यहां से शुरू होता है, ऐसे नीचे आता है, फिर ऐसे ऊपर चला जाता है। लेकिन स्क्वायर हो जाने से जो नीचे वाला टर्म है वो कभी, वो जो मतलब नेगेटिव वाला फ्रैक्शन है वो हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये अगर इधर हम पोटेंशियल एनर्जी को प्लॉट करें, इधर टी को प्लॉट करें, तो ग्राफ शुरू तो यहीं से होगा। अब यहां से ये नीचे जा रहा था तो ये नहीं जाएगा, ये ऐसे ऊपर कर दो, यहां से ये नीचे जा रहा था, ये ऊपर कर दो, और इस तरह से फ्रीक्वेंसी भी डबल हो जाती है। ये भी आपको इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखना है कि पोटेंशियल एनर्जी की जो फ्रीक्वेंसी है और जो एसएचएम में डिस्प्लेसमेंट की फ्रीक्वेंसी है उनका रेशियो भी फ्रीक्वेंटली पूछ लिया जाता है। तो ये टाइम के साथ ग्राफ होगा और ये पोटेंशियल एनर्जी का एक्स के साथ ग्राफ हो जाएगा। 1 2 3 4 करके मार्क्स गिवन है ग्राफ के ऊपर, आप देख लेंगे कौन कौन से सही है। क्वेश्चन में हमारे पास है अ लार्ज फ्लैट मेटल सरफेस हैज यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा. An electron of mass m and charge E leaves the surface at point A and returns back to B. A से लीव करता है और किसी भी पॉइंट पर B पर वापस आ जाता है। जहां से लीव करता है वहां से उसकी वेलोसिटी u हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि A और B के बीच में मैक्सिमम सेपरेशन क्या होगा। तो डेफिनेटली वो यहां से 3 डायमेंशनली इनफिनिट डायरेक्शंस में u वेलोसिटी से ट्रैवल कर सकता है। तो अगर ये सीधे जाएगा तब तो ये सीधे नीचे आ जाएगा, तो डेफिनेटली ये किसी न किसी एंगल पे गया है। तो जब किसी एंगल पे ट्रैवल करेगा तो ये ऐसा पैराबोलिक पाथ फॉलो करता हुआ जाएगा। कुल मिला के है ये प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन, और आपको बताना है कि AB की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। मतलब आपसे पूछा गया है मैक्सिमम रेंज, और मैक्सिमम रेंज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है u² डिवाइडेड बाई एक्सेलरेशन। यहाँ पर ग्रेविटी को इग्नोर करना है और एक्सेलरेशन की जगह पर हमें क्या लिखना है, फोर्स अपॉन मास। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ mu², और जो फोर्स इस पर लगेगा वो होगा चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज शीट हमें क्या पता है, सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, और ये एप्सिलॉन नॉट को ऊपर शिफ्ट कर दो, तो एप्सिलॉन नॉट mu² डिवाइडेड बाई E इंटू सिग्मा, ये हमें मैक्सिमम रेंज पता लग जाएगा। क्वेश्चन लिखा हमारे पास एक स्मॉल डाइपोल है, ये मैंने डाइपोल बना दिया। 2 पॉइंट्स कंसीडर करना है r डिस्टेंस पर, मतलब यहाँ से और r की वैल्यू मच ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ डाइपोल, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है। तो ये एक्सिस पर लेना है और एक सेम डिस्टेंस r पर हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे भी कंसीडर करना है b पॉइंट। तो एक पॉइंट हमने यहाँ ले लिया, यहाँ ले लिया, दोनों जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में रिलेशन इनका क्या होगा ये हमें बताना है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E वेक्टर इज इक्वल टू 2kp बाई r टू द पावर 3। चलो हम इसको एक्स एक्सिस ले लेते हैं, तो ये आई कैप हो जाएगा। और हमें पता है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के ऑपोजिट होता है, इधर डायरेक्टेड होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, नेगेटिव ऑफ kp बाई r टू द पावर 3 आई कैप, ऐसा हमने लिख लिया। अब अगर देखा जाए तो kp बाई आर क्यूब जो है, kp बाई आर क्यूब ये किसका मैग्नीट्यूड है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी का। तो EA वेक्टर को हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ 2EB वेक्टर। ये हमें रिलेशन पूछा था, जस्ट नॉर्मल सा क्वेश्चन है, हो गया। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि भाई एक सिंपल पेंडुलम है, जब ये चार्ज वगैरह का कोई सिस्टम नहीं था तब इसका टाइम पीरियड क्या होता है, t इक्वल्स टू 2π√L/g, लिख दिया हमने ऐसा। अब क्वेश्चन में लिखा है कि इसके नीचे एक मेटल शीट रख दिया जिसपे पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसको हमने माइनस चार्ज दे दिया। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में बढ़ जाएगा। तो ये जो g है इसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, और g की वैल्यू इंक्रीज होगी तो डेफिनेटली टाइम पीरियड डिक्रीज हो जाएगा। तो जो नया टाइम पीरियड है t डैश दैट विल बी लेस देन कैपिटल T, ये वाला ऑप्शन हम ऑप्ट कर लेंगे। क्वेश्चन में लिखा हमारे पास एक क्यूब है, क्यूब का जो बाकी लैंग्वेज पढ़ लेना क्वेश्चन का, एक वर्टेक्स ओरिजिन है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आई कैप लिखा है, आई कैप मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर डायरेक्टेड है, तो डायरेक्शन तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर है, लेकिन मैग्नीट्यूड इसका जो है वेरिएबल है, और वो कितना है E0x, x पे डिपेंडेंट है। तो अब ये पहला वाला फेस देखो, ये जो पहला फेस है वो जो YZ प्लेन में है, तो इसके हर पॉइंट पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो इस फेस के थ्रू फ्लक्स जो है वो 0 हो जाएगा। अब ये सामने वाला फेस देखो, तो सामने वाले फेस के लिए यहाँ पर अगर हम देखें तो x की वैल्यू क्या है, a, और ये फेस जो है वो YZ प्लेन के पैरेलल है, तो हर पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, a होगा। मतलब वैसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, लेकिन इस फेस के हर पॉइंट के लिए वो यूनिफॉर्म है। तो हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू E0 इंटू a, ये हमें मैग्नीट्यूड मिला। और इस फेस का एरिया कितना है, a टू द पावर 2। तो फ्लक्स की वैल्यू, और देखो एरिया वेक्टर भी इधर ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ा था 3D में, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में एरिया वेक्टर हमेशा अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही इस तरफ डायरेक्टेड, तो फ्लक्स सिंपली E मल्टीप्लाइड बाई a होना चाहिए। तो E0 a टू द पावर 3, ये तो फ्लक्स हो गया।
अब बाकी के फेसेस में भी देखना पड़ेगा। तो टॉप वाला फेस देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और टॉप ये ऐसा, तो टेंजेंशियल हो गया। बॉटम के लिए भी टेंजेंशियल, ये फेस देखो, इस फेस के भी टेंजेंशियल हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, और इधर वाले फेस के भी टेंजेंशियल हो गया। तो बाकी के चारों फेसेस के थ्रू फ्लक्स टेंजेंशियल होने की वजह से जीरो है। इस फेस के थ्रू फ्लक्स इसलिए जीरो है क्योंकि इसके हर पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट जीरो है, तो मात्र एक फेस के थ्रू फ्लक्स होगा, और वो फ्लक्स कितना होगा, ई नॉट ए क्यूब। अब क्वेश्चन में हमसे फ्लक्स नहीं पूछा गया, चार्ज एनक्लोज्ड पूछा गया है। तो हमें पता है कि अगर फ्लक्स नॉन जीरो है तो कॉरेस्पॉन्डिंग चार्ज एनक्लोज्ड के बराबर होना चाहिए, तो ई नॉट ए क्यूब, और इसको हम यहाँ पे ले जाएंगे तो चार्ज एनक्लोज्ड हमें मिलेगा एप्सिलॉन नॉट ई ए टू द पावर 3। ये वाला हम ऑप्शन ऑप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में हमसे ए और बी पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताने के लिए कहा गया है। ये 3R 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 और ये R है। तो कुछ नहीं है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जब भी ऐसे सर्किट होते हैं तो उनको सिंप्लीफाई पहले करना होता है। तो अगर हम ये देखें ए पॉइंट, तो चलो ये इससे कनेक्टेड है। अब इन तीनों रेजिस्टर्स के, इन तीनों पे फोकस करो, तो इसका ये एंड और ये एंड कनेक्टेड है। तो ये सर्किट कैसे कन्वर्ट हो गया, देखो ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये इस पॉइंट को मैंने यहां बना दिया, ए पॉइंट यहां है, ये आर हो गया। अब देखो इन तीनों के जो सभी एंड्स हैं वो यहां पे कनेक्टेड है, और बाकी के 3 एंड्स, सर्कल का कोई मतलब नहीं है क्योंकि सब सेम पोटेंशियल पे है। तो इस पॉइंट पर तो इन तीनों के एक एक एंड है, तो मैंने एक एक एंड लगा दिया, ऐसे लगा दिया, और बाकी के जो एंड्स हैं वो भी एक साथ कनेक्टेड है। देखो पूरा सर्किट कंप्लीट है, तो इसको भी एक पॉइंट पर ऐसे कनेक्ट कर दो। और ये जो पूरा सर्कमफेरेंस है उसके लिए पॉइंट हमें क्या गिवन है, बी, तो बी को यहां बना दो। तो ये 3R, ये 3R और ये 3R। सिंप्लीफिकेशन समझो, बस इस बात को ऐसे लिखने का तरीका गिवन था। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। 3R 3R और 3R पैरेलल में, ये R हो जाएगा, और R प्लस R सीरीज में, मतलब ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R प्लस R हो गया, दैट इज 2R, और ये वाला ऑप्शन हम ऑप्ट कर लेंगे। ये बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सिलिंड्रिकल, देखो ये यहाँ छोटा सिलेंडर है, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा है, मतलब जो फोटो आपके क्वेश्चन में बनाई है, ये एक लाइन है बाहर 1 2 3 तीनों पॉइंट्स पर हमें बताना है मैग्नेटिक फील्ड। हमें पता है कि सिलेंडर का जो के आउटसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो हमेशा एक्सिस से डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो अगर इनको रिप्लेस कर दिया जाए और एक सिंगल वायर से, तो यहाँ से इसका भी डिस्टेंस सेम एक्सिस से ही यही डिस्टेंस लेना पड़ेगा, और ये डिस्टेंस भी एक्सिस से ही लेना पड़ेगा। तो एक्सिस से तो डिस्टेंस सबका सेम है ना, क्योंकि सिलेंडर बिहेव्स टू बी अ थिन स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर लोकेटेड अलोंग इट्स ओन एक्सिस, ऐसा होता है। तो ये तीनों सिलेंडर्स जो है या जो भी फ्रैक्शंस हैं वो ऐसा बिहेव करेंगे जैसे कि इनके खुद के एक्सिस पर रखा हुआ एक थिन करंट कैरिंग कंडक्टर हो। तो डेफिनेटली 1 2 3 तीनों पॉइंट्स का एक्सिस डिस्टेंस सेम है, इसलिए B एट पॉइंट 1, B एट पॉइंट 2 एंड B एट पॉइंट 3 इनका मैग्नीट्यूड जो है वो सेम आ जाएगा। हाँ, अगर अंदर हम लेते हैं तो फिर डिपेंड करता है, क्योंकि डेंसिटी जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में करंट डिस्ट्रीब्यूटेड है उस पर डिपेंड करती है, तो फिर हम एक्सप्रेशन से कैलकुलेट करते हैं। हालांकि हमसे पूछा नहीं गया तो हम इस बारे में बात करेंगे नहीं। नेक्स्ट 27 नंबर के क्वेश्चन में सारी डिटेल्स क्वेश्चन में लिखी है, मैं ज़्यादा आगे नहीं जाऊंगा। जो हमें क्वेश्चन में फोकस करना है उसमें लिखा है 1/ωc इज इक्वल टू ωL, मतलब दोनों के रिएक्टेंसेस सेम है, और हमें पता है कि पावर फैक्टर होता है R/Z। ये वैल्यू देखो, अब XL या XC दोनों में से कोई भी यूज कर लो तो पावर फैक्टर क्या आएगा, सेम। अब आपको पता है कि पावर फैक्टर होता है ERMS² डिवाइडेड बाई Z मल्टीप्लाइड बाई cos phi। अब 3 सर्किट्स हमें कंसिडर करने हैं, RL, RC एंड LC। तो RL और RC दोनों के लिए पावर डिसिपेशन क्या हो जाएगा, सेम। क्यों होगा सेम, क्योंकि XL और XC दोनों की वैल्यू क्या है, बराबर है। तो पावर P1 जो है, जो कि RL के लिए है, वही पावर क्या हो जाएगा P2 RC के लिए, और जो LC है उसमें तो पावर होता ही नहीं कंजम्पशन, तो वो इन दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो P3 LC के लिए जो पावर है उससे बड़ा हो जाएगा, क्योंकि LC ऑसिलेशन में पावर डिसिपेशन की वैल्यू 0 होती है, और इनमें जो नॉन जीरो वैल्यू आएगी वो आपस में इक्वल आएगी। इसलिए जो सीक्वेंस हमें गिवन है वो P1 इक्वल्स टू P2 ग्रेटर देन P3, ये वाला ऑप्शन हम ऑप्ट कर लेंगे। अब इस क्वेश्चन में हमसे लिखा है कि ये एक कंडक्टिंग स्ट्रक्चर है, मतलब कोई भी रेल इस पे हालांकि लिखा है, तो रेल जैसा स्ट्रक्चर है, और इसके दोनों पॉइंट्स पर या इन दोनों के बीच में जो स्पेस है उसके बीच में एक रिंग फिटेड है, और ये रिंग स्लिप करता जा रहा है, और ये कॉन्टैक्ट लगातार बना है। रिंग कैसे स्लिप कर रहा है, V से। तो P और Q के बीच में जो सेक्शन है इसमें कितना करंट होगा ये हमें बताने के लिए कहा गया है, और इधर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, पूरे रिंग का रेजिस्टेंस है स्मॉल r। इसका मतलब ये हुआ कि जो रिंग में EMF इंड्यूस होगा सबसे पहले वो देखना पड़ेगा। तो देखो यहां से लेके यहां तक वाले फ्रैक्शन में EMF इंड्यूस्ड के लिए आप क्या करोगे, करंट के डायरेक्शन में 4 फिंगर्स को स्ट्रेच करो
और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घुमा दो ऐसे, और यहां से लेके यहां तक वाला जो फ्रैक्शन है इसके लिए भी वही काम करना पड़ेगा। मतलब अगर आप चाहो तो दोनों जगह पे एक बैटरी लगा सकते हो जो कि पोलैरिटी सेम वाला होगा। इधर भी ई लगा दिया हमने और इधर भी ई लगा दिया। साथ ही साथ रेजिस्टेंसेस, पूरे रिंग का जो रेजिस्टेंस है वो आर है, तो आधे रिंग का अगर हम रेजिस्टेंस देखें, यहाँ पर अगर हम आधा रेजिस्टेंस लगाएं तो ये हमें r/2 लेना पड़ेगा, और बिल्कुल वैसे ये भी हाफ हो गया तो यहाँ पे भी हमें क्या लेना पड़ेगा, r/2। तो अब जरा ध्यान से देखो, इस सर्किट के लिए ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड सेल की तरह हो गए, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो ईएमएफ है वो तो बदलता नहीं है, और रेजिस्टेंस r/2 पैरेलल में कितने हो जाएंगे, r/4। तो ये पूरा सर्किट ऐसे कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। ये हमने रेजिस्टेंस बना लिया, ये हमने ईएमएफ बना दिया। रेजिस्टेंस तो जो r/4 हो गया, और ईएमएफ जो है वो सेम रहता है, ये हमने पढ़ा है करंट इलेक्ट्रिसिटी में। ये PQ वाला सेक्शन है, करंट इसमें पूछा गया है। PQ में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इनफैक्ट इधर भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, जो भी रेजिस्टेंस है वो रिंग का ही है। तो जो करंट का मैग्नीट्यूड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ईएमएफ डिवाइडेड बाई r/4। ये हमने 4 यहाँ पे लिख लिया। अब रहेगी बात ईएमएफ की। ईएमएफ के बारे में हमने पढ़ा है कि दो एंड्स के बीच का स्ट्रेट लाइन सेपरेशन देखना है, ये सेपरेशन देखना है। रिंग का रेडियस हमें गिवन है कैपिटल R, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ कितना हो जाएगा, 2R। तो VBL वाले फॉर्मूले से जो भी एक ईएमएफ अगर हम कैलकुलेट करें तो VBL वाले फॉर्मूले में L की जगह पर हम क्या यूज करेंगे, 2R। तो 2VBR हमें लिखना पड़ेगा, और इसकी वैल्यू अगर हम वहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये 2 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, 8। तो ये हमें मिलेगा 8VBR डिवाइडेड बाई स्मॉल r, और यही करंट का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 तो जस्ट फॉर्मूला है, स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला पूछा गया है। आपको याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं याद होगा तो फॉर्मूला देख लेना कॉपी में। 30 नंबर क्वेश्चन में लिखा है हमारे पास दो कोएक्सियल सिलेंडर्स हैं जिसमें ऑपोजिटली डायरेक्टेड करंट्स फ्लो कर रहे हैं। इसमें I1 ऊपर की तरफ है, इसमें I2 नीचे की तरफ है। दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट तो इन दोनों सरफेसेस के बीच में और एक बिल्कुल बाहर दोनों के। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड B1 है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड B2 है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि कौन जीरो है कौन नॉन जीरो है। तो देखो, बाहर वाले सिलेंडर के अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है अगर हॉलो सिलेंडर है, तो क्वेश्चन में लिखा ही हॉलो सिलेंडर है, मतलब I2 की वजह से B1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। लेकिन ये I1 के तो बाहर है, इसलिए I1 की वजह से यहाँ कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा, मतलब B1 जो है वो जीरो तो पॉसिबल नहीं है, नहीं होना है पॉसिबल। अब हम B2 की बात कर लेते हैं, तो अब ये दोनों के लिए B2 बाहर हो गया, तो I2 की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, अगर उसमें देखें तो ऐसे देखो, करंट नीचे, यहाँ पे पॉइंट है, ऐसे कर्ल कर दो आउटवर्ड, और I1 की वजह से हम देखें तो ये इसके भी बाहर है, तो ऐसे ऐसे कर्ल करेंगे। तो B1 और B2 दोनों ही ऑपोजिटली डायरेक्टेड हैं, तो और साथ ही साथ शायद इनमें इक्वल करंट गिवन है। अच्छा, इक्वल करंट भी है, मतलब I1 और I2 के मैग्नीट्यूड सेम है, और इन दोनों की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिटली डायरेक्टेड है। और बाहर वाले पॉइंट के लिए बिहेवियर कैसा होता है, दोनों ऐसा बिहेव करेंगे जैसे एक्सेस पे रखे हों, इसलिए यहाँ पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या आ जाएगा, जीरो, क्योंकि दोनों सेम मैग्नीट्यूड के करंट हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर रहे हैं। थैंक यू।